आज का वीडियो कमर चिमा जी के वीडियो से लिया गया है और वो एक पाकिस्तान के नेशनलिस्ट हैं। साजिद तरार शायद उनसे भी बड़े नेशनलिस्ट हैं। वो अमेरिका में ज़रूर रहते हैं लेकिन उनका दिल हमेशा पाकिस्तान की अच्छाई के लिए धड़कता है और वो पाकिस्तान की आर्थिक, सामाजिक, एजुकेशनल और सैन्य व्यवस्था को लेकर के बहुत ही परेशान होते हैं और ख़ासकर राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के, वहाँ के आम गरीब लोगों की व्यवस्था को लेकर के वो बहुत परेशान रहते हैं। एक नेशनलिस्ट अगर आप हैं तो इन दोनों का दुख आप समझ सकेंगे। समाज में बहुत सारे अशराफ होते हैं या उच्च वर्ग के लोग हैं जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। तार साहब, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस तो आने वाले हैं। मैं बाइडेन साहब को देख रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास काम करने को ज़्यादा है, सो लिहाजा मैं इलेक्शंस मोड में नहीं जा सकता। लेकिन जो रिपब्लिकन्स के जो मेजर कैंडिडेट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, रॉन डिसेंटिस साहब हैं और निकी हेली जो हैं, वो सामने आई हैं। और निकी हेली ने कल एक स्टेटमेंट दिया, आई थिंक फॉक्स से वो मुल्क है जिनको हमने कोई $46 बिलियन के करीब एड दी हुई है, तो अगर मैं पावर में आई तो मैं इनको एड देना बंद कर दूंगी। और वो कहती है कि जब मैं थी यूएन में अमेरिका की सफ़ीर, तो मैंने तब ट्रंप को कहा था कि ये एड बंद करो। तार साहब, ये कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के ने तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को रिपेयर किया है। पिछली हुकूमत में इमरान खान ने बड़ा डैमेज कर दिया, फिर अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा काम करके और बिलावल ने भी 4 एक दौरे करके चीज़ें बेहतर की हैं। आप अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी आते ही एक ट्वीट किया था कि आपको शायद याद हो कि 35 और $37 बिलियन हमारा पाकिस्तान खा गया, उसके रिजल्ट में हमारे साथ क्या हुआ पहले आते ही। क्योंकि उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नेशनलिस्ट लीडर थे। वो अमेरिका फर्स्ट उनका स्लोगन था और वो चाहते थे, और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को कहा था, उन्होंने नेटो को कहा था। उन्होंने कहा था कि आप अपने पूरे पैसे दें वरना हम आपकी हिफाजत नहीं करेंगे। तो इसी रेफरेंस के साथ, और फिर मैं उसके साथ आपको ले जाना चाहता हूं कि 22 सेनेटर्स जो हैं, उन्होंने जब आपने अफगानिस्तान से अमेरिका ने पुल किया ह्यूमिलिएशन के साथ, तो 22 सेनेटर्स थे जिन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया था कि हमारे साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ है, और उसके आधे उसके अंदर आधा जो था वो रेफरेंस या जो भी उन्होंने लिखा था वो पाकिस्तान का जिक्र था कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा, उसकी वजह से हमें ह्यूमिलिएशन लेनी पड़ी वहां से। अब आज जो मैं सबसे बड़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे निकी हेली की ट्वीट आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बेलारूस इन द पॉकेट ऑफ रशिया, जिम्बाब्वे इन द पॉकेट ऑफ चाइना, पाकिस्तान इन द पॉकेट ऑफ चाइना, कट ऑल देयर एड। अब उसमें ओरिजिनली इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है कि एक बहुत ज्यादा सेंटीमेंट है अगेंस्ट चाइना, और आपने देखा होगा कि इन्होंने डिसीजन ले लिया था तकरीबन लगभग 10 साल पहले कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के सिर्फ इन्होंने चाइना के पीछे जाना था। आपने देखा होगा कि इन्होंने छोटे कॉन्फ्लिक्ट सारे अबेंडन कर दिए हैं। टोटल फोकस इज इन साउथ चाइना सी, जिसका सबसे बड़ा फायदा इस वक्त भारत उठा रहा है विद द पार्टनरशिप ऑफ फॉर द यूएस। और उसी तनाजर के साथ निकी हेली जो है, उन्होंने भी आज जो ट्वीट आज उन्होंने ओरिजिनली किया है, उन्होंने पानी के अंदर पत्थर फेंका है टू क्रिएट द नॉइस, टू क्रिएट द वाइब्रेशन के एक तो उनको शी इज सीकिंग अटेंशन। इस वक्त हर नंबर इज 7% नंबर। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे निकी हेली की कैंपेन क्या है। निकी हेली की कैंपेन रिपब्लिकन सर्कल्स में ये है कि शी लग रहा है इस तरह, जिस तरह स्पेकुलेशन है पार्टी के अंदर, कि इनको सपोर्ट हासिल है डोनाल्ड ट्रंप की, और सबसे ज्यादा डैमेज किसको करेंगे? ये फ्लोरिडा के कैंडिडेट रॉन डिसेंटिस को करेंगी, जो इस वक्त नंबर 2 है। ये उनके वोट तोड़ेंगी और प्राइमरी, और शी इज होपिंग फॉर टू जॉइन द टिकट विद डोनाल्ड ट्रंप। और यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये निकी हेली की पहली एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं है। पहले भी शी डजंट हैव गुड फीलिंग्स अबाउट पाकिस्तान। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया का कोई भी कंट्री, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स ठीक है? किसी की भी नहीं है। चाइना भी आपसे नाराज है। ये यहां तो ये कह रहे हैं निकी हेली अपनी ट्वीट के अंदर कि पाकिस्तान इज इन चाइनाज पॉकेट, लेकिन वो भी नाराज है। उनका काउंसिल जनरल आज बंद पड़ा इस्लामाबाद के अंदर, वो सारे प्रोजेक्ट छोड़ के वापस जा चुके हैं। बच्चा जर्नलों के नाम पे ट्वीट कर रहा है ओपनली, और उसके बाद आज क्या हो रहा है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट के हालात देख लें। सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत है? अब उनकी बारी है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में नहीं बचा जो इस वक्त डिवाइडेड नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन इज डिवाइडेड। अमीरुल मोमिनीन है, उनको हर इंस्टीट्यूशन के अंदर से सपोर्ट हासिल है। और अगर एक मिसाल है, एक मिसाल देता हूं कि अगर आ जाते हैं आज इलेक्शन, आज उन्होंने एक जिमनी इलेक्शन है, वहां से भी उन्होंने सीट जीती है। उनकी जेल भरो वो उनकी मूवमेंट थी, वो तो खैर फ्लॉप
वो फरमाते हैं जिहाद से इकानमी तो नहीं आएगी ना, वो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। तो जिहाद जो होता है उसके साथ इकानमी तबाह होती है, बनती नहीं है। इस वक्त वो खुद उनके बच्चे बैठे हैं इंग्लैंड में, तो लोगों के बच्चों को कह रहे हैं जिहाद करो, जेलों में जाओ। या तो खुद भी करें, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड पढ़ाने की ख्वाहिश और दूसरे लोगों के बच्चों को जिहाद कराने की ख्वाहिश, ये खुला तजाद है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखें जिस तरीके से आपको आईएमएफ ने इस दफा हार्ड टाइम दिया है, और जिस तरीके से आपके अगले दिन रावलपिंडी के अंदर जो वो जनाजा था एक कश्मीरी लीडर का, उसके बाद जो आवाजें इंडिया भारत से उठ रही हैं कि वो फाइटअप में दोबारा जाना चाहते हैं, और इस वक्त फाइटअप का हेड जो है वो भी मिस्टर कुमार है। उसके बाद आईएमएफ पे इन्फ्लुएंस उनका, उसके बाद मैं बल्कि अगले दिन देख रहा था कि हु कंट्रोल्स आईएमएफ, उसमें नंबर 1 यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद फाइटअप को कंट्रोल आईएमएफ करता है, यूनाइटेड नेशंस करता है, और वर्ल्ड बैंक कंट्रोल करता है। वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी अजय बंगा आ रहे हैं, भारतीय निजात। तो आप कहां से भागेंगे यार, मुझे तो समझ नहीं आती। आप तो डेड एंड में आप फंसते जा रहे हैं। और जिस तरीके से उस जनाजे के अंदर हाफिज सईद साहब आए हैं, और लग रहा था पता नहीं अदर देवर आर्मी और नॉट, बट देवर इन अ गेयर ऑफ आर्मी। जो लोग उनके आसपास फिर रहे थे उनके पास हाईली वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन्स और मिलिट्री का यूनिफॉर्म था उनका। अब पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन आप क्या समझते हैं इस वक्त जरूरत थी इन चीजों की? जब आप आईएमएफ के अभी आपको चंद महीने हुए हैं फैटअप से निकले हुए, अभी आईएमएफ आपको कड़ी नजरों से देख रहा है, उधर से अफगानिस्तान आपको खराबी कर रहा है। इन माहौल के अंदर आपको जलसा करने की जरूरत थी उस जनाजे पे, लेकिन कोई रूल। जलसे आपके यहाँ किस किस बात पर होते हैं, आपको एक एक बात की डिटेल मालूम है। क्योंकि अगर मैं गैर मुस्लिम हूँ या अगर मुस्लिम हूँ और इंसान हूँ, तो इस मामले में मुझे थोड़ा सा बोलना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो जलसे हुए हैं और जो उसमें इनवाइट किए गए हैं वो कौन लोग हैं, उसका लिस्ट आप कहीं भी नेट पर देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक कन्वर्जन का भी जलसा हुआ है, और वो किसके लिए हुआ है आपको मालूम है? शायद 7,000 परिवारों को एक साथ कन्वर्ट कर दिया गया, और उनकी अब उस धरती से जो दोस्ती थी उसको तोड़कर, वहाँ के कल्चर के से जो दोस्ती थी उसको तोड़ करके अब पूरा उनका समर्पण अरब के संस्कृति की तरफ लगा दिया गया है। और अब वो अपने पाकिस्तान के से ज़्यादा वो अरब की संस्कृति की रक्षा और चिंता ज़्यादा करेंगे। आपने देश विदेश बहुत लंबी जर्नी करने के बाद इस जीवन में आप इस सोच पर आए हैं, और आप वहाँ के अब मुसलमान के से ज़्यादा पाकिस्तानी होने का आपको फ़ख्र होता है। लेकिन वहाँ के आम जनता को पूछिए तो इस्लाम फर्स्ट और पाकिस्तान सेकंड बोलेंगे, और इस्लाम के नाम पे लोगों को फूंक देते हैं। और वहाँ की लड़कियों को 1000 की संख्या में बीबीसी रिपोर्ट के हिसाब से उठाया जाता है, तो उनकी बद्दुआएं कहाँ जाएंगी? कर्जों की किस्तें आपने देनी है इसी साल के अंदर, $8 बिलियन, वो कहां से आएंगे? वो कहां से आएंगे पैसे? अभी तो आपके इनके जितने 5-6 हजार आपकी रूलिंग एलीट है, इनके तो बच्चे भूखे बैठे हैं लंदन और टोरंटो में। अभी तो पहले तो $2-4 बिलियन तो चाहिए उनकी फीसें देने, उनके घरों के खर्चे पूरे करने। $2-4 बिलियन तो आपको इमीडिएटली चाहिए उनके लिए। पाकिस्तान तो वो पहुंचेंगे ही नहीं। और दूसरा ये कि मैं निक्की हेली से भी मैं किसी वक्त बल्कि कहूंगा, आप बेशक बंद कर दें अमेरिका पैसे देने, क्योंकि वो पैसे तो पाकिस्तान जाते ही नहीं है। वो अमेरिकन एड वो पाकिस्तान कहां जाती है? वो इस्लामाबाद पहुंचती है, वहां पे मिल मिला के इधर उधर करके अकाउंटों में गई। लेकिन तार साहब, एक मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहता हूँ कि अगर वो एड पाकिस्तान नहीं जाती तो फिर वो कहाँ जाती है? और जो यहाँ पे यूएस मिशन बैठा हुआ वो भी तो मॉनिटर कर रहा है। यूएस एड है इतना बड़ा, वो भी तो मॉनिटर कर रहे हैं ना। मतलब मैं बताता हूँ, मैं जब भी पाकिस्तान गया हूं, मैंने पाकिस्तानी अखबार खोली तो फ्रंट पेज के ऊपर ऐड होती है यूएस एड वालों की। अगर आपको फ्रॉड और करप्शन मिले यूएस एड के किसी प्रोजेक्ट पे, इस पे कॉल करें। मुझे पागल है वो कि हर अखबार के मेन फ्रंट पे ऊपर वो ऐड देते हैं, हर रोज डेली बेस पे दे रहे हैं। आपकी हर एनजीओ फ्रॉड है, आपका हर कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉड है। तो वो क्या करें? वो देते तो हैं, देनी तो उन्होंने है क्योंकि सुपर पावर है, उन्होंने अपनी पीआर के लिए तो करते हैं। उन्हें भी पता होता है खा जाना है इन्होंने, क्या करें? उन्हें पता है आपकी करप्शन का, क्या करें वो? लेकिन ये कि वो पैसा जो जाता है बाहर से, वो आपके ये जो आईएमएफ का पैकेज है, 23वां पैकेज है, यूएस एड है, आपके प्लाजे दुबई और लंदन में ऐसे नहीं बन गए चीमा साहब। वो रेत के नहीं है, वो डॉलरों से बने हैं, पाउंडों से बने हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी बात मुझे बताएं, मैं तो आईएमएफ को लेटर लिखना चाहता हूं आज कि आपके टिम हॉटन की 60 इन हालात के अंदर जब आईएमएफ के सामने एड़ियां रगड़ रहे हैं आप, टिम हॉटन कम्युनिटी ने 61 ईयर्स का उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये आईएमएफ को देखना चाहिए कि ये कौन है कौम, इनको जरूरत है आईएमएफ के पैकेज की।
लम्हा फिक्रिया ये। लेकिन ये कि चीमा साहब आप मुझे उसको छोड़े, मैं आज बल्कि गिला है मुझे इस चीज का, मैं अगले दिन भी किसी से बैठ रहा था, हम सीएसएस करने वाले कौन है? मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, 18वें ग्रेड में पहुंचते जाते हैं, बच्चों को लंदन लेके आ जाते हैं, या मास्टर करने के लिए पाकिस्तान ट्यूशन फीस देता है उनकी अमेरिका या लंदन के लिए, वो खुद आते हैं फिजिकली वापस जाते हैं, दिल दिमाग यहाँ छोड़ जाते हैं, खाब आपने देखने फौरन। हर 18वें ग्रेड का बंदा पाकिस्तान को वो लूट रहा है, खा रहा है, खून चूस रहा है उसका। ये कोई थोड़े से लोग थोड़ी हैं ये देखे ना, जर्नैल कौन है? मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे आर्मी चीफ के वाले साहब कौन थे? प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। वो भूल गए आज कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह हर बंदे की स्टोरी यही है, हर सीएसएस अफसर की स्टोरी यही है। एच सोनियन है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, प्रिंसटन है, यहां से करके जाते हैं। इनको पता ही नहीं है। चीमा साहब, पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये क्वेश्चन मारे मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था। उसका बैकग्राउंड पढ़े जरा उसका। he went from the public schools। वहां मां क्यों नहीं पैदा कर रही बच्चे इंटेलेक्ट के साथ? क्यों अपनी मां के कपड़े सुबह शाम ये फाड़ रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं? शर्म नहीं इनको आती? कोई जमीर नहीं है इनके? हर सीएसएस अफसर मिडिल क्लास से और लोअर मिडिल क्लास से। लेकिन वो करता क्या है? शादी कर लेता है किसी अमीर और बड़े नवाब की बच्ची से, सारी जिंदगी उसके खर्चे पूरा करता है, गरीबों का खून चूस चूस के। चीमा साहब, इनको कुछ शर्मो आई नहीं है, कोई लेगेसी ही नहीं, सोचते ही नहीं है कि कब्र में जाना है, वहां लेके क्या जाएंगे हम। और डोगर साहब 70 करोड़ ताड़ का जवाब देना, वो कहता 70 करोड़ के घर में रह रहा बंदा, पोजीशन उसकी क्या है? एसएसपी है। डोगर साहब ने तो सीएसएस किया होगा ना कभी। डोगर साहब कौन से नवाब पटियाले के जुआई हैं? लेकिन पता नहीं चीमा साहब, मैं तो हैरान होता रहा कि ये क्या अपनी मां के कपड़े फाड़ते हो यार, सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी मां को। कौन सा मुल्क आपने देखा जो अपने आप को आग लगाने के लिए तैयार हो? आप तैयार हैं आज? आप तैयार हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर रेडी। पेट्रोल खां सब हाथ में लेके फिर रहे, तीली लगाने की देर है। चलो चीमा साहब, फिर स्वाय आपके कुछ जजों के ऐसी सोनियन है, बाकी कुछ होंगे जो नीचे से भी आए होंगे। मेरा ख्याल है पटी पड़ा इस वक्त वो कहीं जो है, इस वक्त 55,000 केसेस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, 2 लाख से ज्यादा केसेस हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं। इनको सिर्फ पॉलिटिकल केसेस ही नजर आते हैं। क्या बात है? सुबह अदालत खुलती, हाईकोर्ट की खुलती थी, शाम तक बैठ के बाद जिस तरह किराने की दुकान खोल के बैठे जज इमरान खान का इंतजार करते थे सारा दिन बैठ। ये सिस्टम, कोई मॉरल्स ही कोई नहीं, कोई शर्मो हया ही नहीं। उस बंदे को शर्म नहीं है जिसकी पार्टी का नाम तरीके इंसाफ है, कि इंसाफ ये चीज है। हसन गुल उसका नाम था। उसके ऊपर इनकी एलिगेशंस थी कि ये उसामा बिन, वो उर्दू अरबी बोलता था बड़ी तेज, और इनकी एलिगेशंस थी कि वो बंदा उसामा बिन लादेन से लेटर लेके तो अर्ज़कावी साहब के पास जाके उनकी कम्युनिकेशन कराता है। उसको ढूंढ रहे थे तो कराची के अंदर अहमद रुबानी, इसका कसूर ये है, पहला कसूर इसकी बदकिस्मती के पाकिस्तानी पैदा हुआ, दूसरा ही अरबी बोलता था, रिक्शा ड्राइवर था। वो हसन गुल तो इनको नहीं मिला, इसको आपके इदारों ने पकड़ के $5,000 में बेच दिया। मर्दे मोमन पैदा नहीं होगा, वो पाकिस्तानी बच सकता। ताड़ साहब, ये मर्दे मोमन इंडिया में तो देखें कोई मर्दे मोमन नहीं है, वो अवाम ने सारे मर्दे मोमन। वो आपने डेफिनेशन गलत की। अपने मुल्क के लिए जो सिंसियर है वो मर्दे मोमन है, जो हलाल खाता है वो मर्दे मोमन है। मेरे ख्याल में अजय बंगा मर्दे मोमन है, जो तरक्की की बुलंदियों को टच कर रहा है, जो पस्तियां दूसरी तरफ देखें आप जरा। मैंने आपको क्या अर्ज की थी, ज्यादातर आप बहुत रिसर्च कर रहा हूं, मैं शर्मिंदा हूं अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूं। उसकी वजह यह है कि हमारे डीएनए में सिर्फ बेचना है, वो भी सस्ता बेचना है। और आज मैं बता रहा हूं कि मादरे मिल्लत के कपड़े उतारने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? आप कोई अच्छा सा नाम उसको ढूंढ के उनको दें, क्योंकि वहां पे मर्दे मोमन तो पैदा ही नहीं हो रहा, और 76 साल से नहीं हो रहा। आज की बात नहीं है ये। आपके हालात आज के नए नहीं है चीमा साहब, ये आपके हालात शुरू से ऐसे ही 1947 से। और कोई देयर इज नो रिलीफ इन साइट एट ऑल। एम्बैरसिंग, डिस्ग्रेसफुल। और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए काम मेरे। पाकिस्तानी लोगों से हमें कोई तकलीफ नहीं, वहाँ के लोग सुखी से रहें, अच्छी बात है। लेकिन जब भी एक बॉर्डर से डेड बॉडी आती हमारे फौजी भाई की, तो हमारा दुख और हमारा गुस्सा और हमारी दुश्मनी सबसे हाई लेवल पर होती है। और लेकिन आम लोग दोनों तरफ सुखी रहें और बॉर्डर पे ऐसा कुछ ना हो तो सब कुछ सामान्य हो सकता है शायद, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। और बाकी मसले तो टेबल पर बात करके सुलझाए जा सकते हैं। आपकी तरफ का असराब और हमारे तरफ का लेफ्ट या फिर भारत के खिलाफ जो ताकतें काम करती हैं, उसके प्रभाव में देश का नुकसान होता है। इससे सभी परेशान हैं। आप